बच्चों बाइनोमियल थ्योरम आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक है हमारा ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n। पहले बच्चों मैं इसका आपको मीनिंग समझा देता हूं। मीनिंग क्या है, जैसे देखिएगा बच्चों, मैं लिखूं 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यदि मैं इसको ओपन करता हूं बच्चों तो ऐसे आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 6 प्लस 9, ऐसा बच्चों आएगा। अब ये जो मेरे 3 टर्म्स आगे हैं बच्चों, इनमें ग्रेटेस्ट टर्म कौन है? ग्रेटेस्ट मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो वो है ये वाला टर्म 9, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। तो हमें वो टर्म बताना होगा जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। और न्यूमेरिकली का मीनिंग क्या है, मतलब कि आपको ना साइन नहीं देखना, साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, आपको उसका मैग्नीट्यूड देखना है, वैल्यू क्या। तो ये है बच्चों मीनिंग। अब देखिएगा बच्चों, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो अपने से पहले वाला जो टर्म होगा उससे बड़ा होगा, और यदि उसके बाद भी कोई टर्म है तो वो उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि वो तो ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हमने क्या समझ गए हैं कि जो भी टर्म ग्रेटेस्ट होगा वो अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले टर्म दोनों से बड़ा होगा बच्चों। तो मैं मान लेता हूं कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n में ग्रेटेस्ट टर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं GT। ग्रेटेस्ट टर्म में मान लेता हूं कि वो TR प्लस 1 है। हमने मान लिया कि ग्रेटेस्ट टर्म बच्चों TR प्लस 1 है। अब बच्चों यदि TR प्लस 1 मेरा ग्रेटेस्ट टर्म है, तो जो ये TR प्लस 1 होगा अपने पहले वाले टर्म मतलब TR से ग्रेटर होगा, और अपने से नेक्स्ट वाले टर्म TR प्लस 1 से भी ग्रेटर होगा। So TR plus 1 is greater than TR and also TR plus 1 is greater than TR plus 2। अब इन दोनों इनइक्वलिटीज को मैं सॉल्व करके R का वैल्यू फाइंड कर लूंगा। TR plus 1 का फॉर्मूला बच्चों NCR x to the power R, TR minus 1 NCR minus 1 x to the power R minus 1। बच्चों मुझे न्यूमेरिकली वैल्यू लेना है, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए, मोड लगाना चाहिए, मैग्नीट्यूड। और बेसिकली मोड किस पे लगाना है भाई, NCR तो नेचुरल नंबर ही होता है, उस पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है, तो मोड लगाना होता है आपको x पे। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, इस पे मोड, और इस पे लगाएंगे आप यहाँ बच्चों मोड। आइए अब क्या करते हैं बच्चों, अब ये जो है x की पावर r माइनस 1 और यहाँ x की पावर r है, तो कैंसिल करेंगे तो इस साइड क्या बच जाएगा, x बच्चों बन जाएगा, और NCR माइनस 1 को मैं ले आता हूं अपॉन में, तो ऐसा बच्चों बन जाएगा ग्रेटर देन 1। बच्चों NCR अपॉन NCR माइनस 1 इसका वैल्यू मैंने आपको याद करने को बोला है, और उम्मीद है आपने याद भी कर रखा है। NCR अपॉन NCR माइनस 1 n माइनस R प्लस 1 अपॉन R होता है बच्चों, इंटू मॉड x ग्रेटर देन 1। अब मुझे वैल्यू यहां से किसका निकालना है बच्चों, R का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं आगे। ये बन गया बच्चों n प्लस 1 इंटू मोड x, ये रहा n प्लस 1 इंटू मोड x माइनस r इंटू मोड x, और ये r को मैं उधर ले जाता हूं। बच्चों जो r है ये नेगेटिव कभी होगा नहीं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम आराम से कर सकते हैं, ग्रेटर देन r। अब ये r वाला टर्म ले जाऊंगा उधर बच्चों, n प्लस 1 इंटू मोड x इज ग्रेटर देन r प्लस r इंटू मोड x। अब बच्चों राइट हैंड साइड में मैं r कॉमन ले लूंगा, तो r कॉमन लेके यहां बचेगा 1 प्लस मोड x, तो ये बन गया n प्लस 1 मोड x ग्रेटर देन r इंटू 1 प्लस मोड x। तो n प्लस 1 मोड x अपॉन 1 प्लस मोड x इज ग्रेटर देन r, ऐसा बच्चों आ गया है। ये वाला वैल्यू r से ग्रेटर होगा। अब बच्चों इस पूरे वैल्यू का ना कुछ एक नाम रख देते हैं, इसको लेट कर लेता हूं, मान लीजिए इसका नाम m रख दिया, इसका नाम मैंने m रख दिया, तो ये आ गया m ग्रेटर देन r बच्चों, इसको मैंने m लेट कर लिया है। अब बच्चों देखिएगा, अब मुझे ये दूसरे वाले कंडीशन को सॉल्व करना है। सेकंड कंडीशन को सॉल्व करूंगा, तो यदि मैं इस वाले और इस दोनों को ध्यान से देखता हूं, ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखता हूं, तो इसमें r है और इसमें यहाँ r है, इसमें r प्लस 1 है, इधर r प्लस 1 है, उधर r प्लस 2 है। तो यदि मैं इस वाले रिलेशन में r की जगह r प्लस 1 रख देता हूं,
तो देखो ये वाला रिलेशन ऐसे ना बन जाएगा r+2 और इधर आ जाएगा r+1। यहां से देखो इसमें पुट कर रहा हूं और इसमें साइन आएगा ऐसा ग्रेटर वाला। यदि मैं इसमें r को r+1 पुट कर देता हूं, यहां मैं देख पा रहा हूं तो साइन थोड़ा उल्टा हो रहा है, r+1 ग्रेटर हो रहा है, r+2 इसमें स्मॉलर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसमें r को r+1 रख के साइन चेंज कर दूं तो मेरा ये वाला कंडीशन मिल जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो मेरा रिजल्ट आया है इसमें मैं r को r+1 रख देता हूं और इसका साइन चेंज कर देता हूं तो ये वाला रिलेशन हमारा आ जाएगा अभी। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं जी, आधी मेहनत को कम करने का ये तरीका है, नहीं तो एक पूरा मेथड ये है, आप इसकी पूरी वैल्यू रखो और ऐसे इसको सॉल्व करो। या हमने क्या जाना, r को क्या रख दो सीधे r+1 और साइन को कर दो चेंज। यहां देखो m ग्रेटर देन r था तो m लेस देन r+1, r को r+1 रखा और साइन चेंज कर दिया। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ देखूं ध्यान से, तो यहां से r का वैल्यू आ रहा है बच्चों ग्रेटर देन का इधर ही लिखता हूं साइन, r ग्रेटर देन आ रहा है m-1 और यहां से क्या आ रहा था r लेस देन m। ये बच्चों आ गया है। क्लियर बात है बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए बच्चों, यदि किसी एक्सपेंशन में दो टर्म इक्वल हो जाएं, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं 1+2², यदि ये मैं करता हूं तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा 1+2 × 2+2², तो ये आएगा 1+4+4। तो अब देखिएगा बच्चों, ये दोनों टर्म इक्वल हो गए हैं और इन्हीं का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ग्रेटेस्ट टर्म में इन दोनों को ही कह सकता हूं, ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि tr+1 और tr दोनों इक्वल हो जाएं और वो इक्वल होने से सारी इनइक्वलिटीज में इक्वल टू का साइन बच्चों आ जाएगा। ऐसे मेरा जो दूसरे वाला रिलेशन है उसमें भी हो सकता है, तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट बच्चों आ गया है। r का वैल्यू m-1 से बड़ा होगा और m से छोटा होगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे ना दो केस बनने वाले हैं। पहला केस बच्चों, इफ m इज नॉट इंटीजर, यदि m का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो, जैसे एक एग्जांपल से समझो, कमजोर बच्चे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए r का वैल्यू 2.4 है, r का वैल्यू 2.4 है, तो यहां इसमें रखिए m का वैल्यू 2.4 इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1.4 और फिर r और फिर 2.4, ऐसा बच्चों आ गया है। मतलब r का वैल्यू 1.4 से बड़ा है और 2.4 से छोटा है, और r क्या होता है, r तो इंटीजर होता है, तो इस हिसाब से यहां से r का वैल्यू कितना आएगा, r का वैल्यू 2 आ जाएगा। मतलब जो भी यहां लिखा होगा उससे छोटे वाला इंटीजर आ जाएगा बच्चों। तो हमने क्या जान लिया, यदि m इंटीजर नहीं हुआ तो r का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m बच्चों। केस नंबर 2 आता है बच्चों, यदि m का वैल्यू इंटीजर हो गया तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए m का वैल्यू ना 5 आ गया है, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, ऐसा बच्चों बन जाएगा। r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ r के दो वैल्यू हो सकते हैं, एक 4 और एक 5। 4 और 5 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ आएंगे r के दो वैल्यू, एक वैल्यू होगा m और एक होगा m-1, r इक्वल्स टू m और r इक्वल्स टू m-1 बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको 1+2 का स्क्वायर ओपन करके दिखाया था ना, उसमें दो ग्रेटेस्ट टर्म आए थे, तो जब भी m का वैल्यू इंटीजर आएगा तो दो ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे, और r का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा तो एक ही ग्रेटेस्ट टर्म आएगा बच्चों। तो ये पूरा हमारा बच्चों थ्योरी आ गया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें याद क्या रखना है, एक तो ये m का वैल्यू याद रखो भाई, ये m का वैल्यू है, हम m का वैल्यू निकाल लिया करेंगे, और m का वैल्यू निकालने के बाद फिर देखेंगे वो इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो r का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m, और इंटीजर है तो r का वैल्यू m और m-1 बच्चों आ जाएगा। आइए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जैसे हमने अभी क्या सीखा है भाई, एक m का वैल्यू सीखा है, ये वैल्यू याद रखना है, m इक्वल्स टू n+1 mod x अपॉन 1 mod x बच्चों। सबसे पहले ये वैल्यू हम निकाला करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये हमने किस में बताया, 1 x टू द पावर n में बताया। जैसे यहां लिखा है 2 + 3x टू द पावर 9, तो यदि यहां 1 ना लिखा हो तो घबराना नहीं है,
यहां से आप जो भी लिखा है उसको कॉमन ले लीजिए तो 1 बन जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 2 की पावर 9 और 1 प्लस 2/3 की पावर 3/2x होल पावर 9। ऐसा बच्चों आ गया। अब बच्चों इसमें मुझे ये सब चीजें फाइंड करनी है। या तो आप ये वाला जो x का वैल्यू है यहां पहले आप पुट कर लीजिए, नहीं तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि x किसको लेना है। तो ये आ गया 2 की पावर 9 1 प्लस, यदि मैं x को 3/2 रख देता हूं तो ये आ जाएगा बच्चों 9/4। ये बच्चों आ गया है। अब इस 2 की पावर 9 को तो आप छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, क्योंकि यहां से जो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा उसको 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे का ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा। तो अब बस मुझे इसी को सॉल्व करना है। अब इसमें आप देखिएगा n का वैल्यू है बच्चों 9, n का वैल्यू है 9 और यहां जो लिखा होता है इसी को हम कहते हैं x। सो x का वैल्यू है 9/4। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा और m का वैल्यू फाइंड करूंगा। सो बच्चों m का वैल्यू आ जाएगा 9 + 1 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाई 1 + 9/4। ये बच्चों बन गया है 90/13। इधर एलसीएम ले लिया, 4 + 9 13 हुआ और इधर 10 × 9 90 हुआ। अब बच्चों 90/13 ये इंटीजर तो नहीं होता शायद, क्योंकि 13 के टेबल में आता है 91 और वो 7 जा में आता, तो ये वैल्यू कुछ 6.9 समथिंग ऐसा आता होगा शायद। ये मैंने डिवाइड नहीं करके ऐसे ही बता दिया आपको, भाई 7 से तो कम ही आएगा ना, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो m का वैल्यू मेरा इंटीजर नहीं आया है, m का वैल्यू इंटीजर नहीं है। m का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो r का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m का मतलब होता है बच्चों m की जो वैल्यू है उससे जस्ट छोटे वाला इंटीजर। तो 6.9 से जस्ट छोटा कौन होगा? 6 होगा। तो r का वैल्यू आ गया है बच्चों 6। अब बच्चों यदि r का वैल्यू 6 आ गया है तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट टर्म। आपको याद होगा हमने जब ये पूरा कैलकुलेशन किया था तो ग्रेटेस्ट टर्म किसको माना था? tr+1 को ग्रेटेस्ट माना था और r का वैल्यू मेरा कितना आया है? 6 आया है। तो ग्रेटेस्ट टर्म पता है कौन सा है? ग्रेटेस्ट टर्म है 7th टर्म। तो इसके एक्सपेंशन में जो 7th टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, उसका वैल्यू सबसे बड़ा आएगा। अब यदि मुझे उसका वैल्यू निकालना हो तो मैं t7 निकाल सकता हूं। या तो होगा t7 कैसे निकलता है? t6 + 1 फॉर्मूला यूज कर लो भाई। या हाँ यहीं से फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, 2 की पावर 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूं बाहर। 2 की पावर 9 तो बाहर मल्टीप्लाई होना है और यहां क्या बन जाएगा भाई? 9c7 नहीं 7 नहीं रे, 9c6 और 9/4 की पावर 6 ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये बच्चों 2 टू द पावर 9 है। 9 से 6 का वैल्यू याद किया है क्या आपने? अरे याद कर लो, कितनी बार कहा याद कर लो, नहीं तो एक बार और निकाल के दिखा देता हूं। ये बच्चों ऐसे निकल जाएगा भाई, 9 से 6 और 9 से 3 तो बराबर ही होते हैं ना, इसीलिए ऐसे निकाल दिया। ये जो 9 की पावर 6 है इसको 3 की पावर 12 लिख देता हूं और ये जो 2 की पावर 6 है 4 की पावर 6 है उसको 2 की पावर 12 लिख देता हूं। कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी। इससे इसको कैंसिल किया, देखो यहाँ आ गया 4, इससे इसको कैंसिल किया, यहाँ आ गया 3। पहले 3 वाले के देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 3 की पावर 12 है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 13। ये बन गया बच्चों 3 की पावर 13 इंटू एक देखो यहाँ 7 है। अब 2 वाले को देख लेता हूँ, यहाँ है 2 की पावर 9 और यहाँ है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर हो गया 11 और वहाँ है 2 की पावर 12, तो एक पावर नीचे बच जाएगी। एक पावर नीचे बचने का मतलब ये आ गया बच्चों 1/2। तो ये आ गया बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू बच्चों आ गया है। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? 7th ग्रेटेस्ट टर्म है और उसका वैल्यू है ये वाला। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ग्रेटेस्ट टर्म ही फाइंड करना है और एक्सप्रेशन है 5 - 3x टू द पावर 11 और x = 1/5। क्या सिखाया था? पहले ये x का पहले तो यहां से आप जो भी लिखा है उसे कॉमन ले लीजिए और फिर x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से कॉमन आ गया 3, तो बाहर हुआ 3 की पावर 11, ये 1 - 5/3 इंटू x और की होल पावर 11। अब यदि मैं इसमें x को पुट कर देता हूं 1/5, तो देखो क्या बन गया? 3 की पावर 11 1 माइनस, यहाँ जैसे मैं इसको 1/5 रखूंगा ये 5 से 5 कट जाएगा,
तो 1 माइनस 1/3 की होल पावर 11। ऐसा बच्चों आ गया है। अभी मुझे क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। m का फॉर्मूला वही पता ही है हमें, n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x। सो m का वैल्यू आने जा रहा है जी n+1, n का वैल्यू है 11, 11 + 1 12, x का वैल्यू है 1/3 भी, माइनस का साइन है लेकिन हमें तो मॉड लेना है तो प्लस हो जाएगा 1 + 1/3 बच्चों। तो भाई देखो ऊपर आ गया है 12/3 और नीचे बन गया 4/3, तो ये कैलकुलेट करके आ गया बच्चों 3। तो m का वैल्यू देखो इंटीजर आ गया। देखो पिछले वाले सवाल में m का वैल्यू इंटीजर नहीं आया था तो एक ग्रेटेस्ट टर्म आया था, अब m का वैल्यू इंटीजर आ गया तो अब दो ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे। जब m का वैल्यू इंटीजर आए तो r का वैल्यू क्या होता है, एक वैल्यू होता है m और एक होता है m-1। इसका मतलब r का वैल्यू एक आ गया है 3 और एक वैल्यू आ गया है 2। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन से आ गए जी, ग्रेटेस्ट टर्म है, और याद कर लो फिर से ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा बताया था, r+1th टर्म होता है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट टर्म आ गया हमारे पास 4th और 3rd टर्म और 4th टर्म बच्चों ग्रेटेस्ट टर्म होंगे और इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यदि कभी भी दो ग्रेटेस्ट टर्म आते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, दोनों का न्यूमेरिकली वैल्यू सेम ही आता है, साइन अलग हो सकते हैं, एक का प्लस एक का माइनस हो सकता है। तो इसलिए मुझे दोनों वैल्यू निकालने की ऐसी खास जरूरत नहीं, मैं एक वैल्यू निकाल के पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू आने वाला है। पसंद कर लो कौन सा निकालूं, 3rd टर्म निकालूं या 4th टर्म निकालूं। भाई 4th टर्म निकाल लेता हूं, दोनों से सेम ही आना है वैल्यू, प्लस माइनस का फर्क हो सकता है क्योंकि इसमें यहाँ नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट साइन आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो यदि मेरा 3rd टर्म पॉजिटिव आ रहा होगा तो 4th टर्म नेगेटिव आएगा, तो कोई भी एक निकाल लेता हूं। तो 3rd ही निकाल दूं, 3rd मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, T3 मतलब T2 + 1। यहां से देख लो 3 की पावर 11 तो बाहर है ही, अंदर से देखते जाओ 11C2 और 1/3 की पावर 2 -1/3 की पावर 2 बच्चों। अब बच्चों 3 की पावर 11 तो बहुत बढ़िया है, 11C2 का वैल्यू पता है कितना होता है, नहीं पता है तो निकालो भाई, 11 × 10/2 और ये बन गया है 1/3²। बच्चों ये बन गया है 55। अरे यहां से इसको कैंसिल कर दो ना 5, तो ये बन गया 55। और ये देखो 3 की पावर 11 और 3 की पावर 2, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 9 बच्चों आ जाएगा। तो ये 3rd टर्म का वैल्यू आ गया है। अब मुझे यदि डायरेक्टली 4th टर्म का वैल्यू बताना हो तो मुझे पता है उसमें क्या आने वाला है, बस माइनस आने वाला है, बाकी वैल्यू सेम ही